बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर के सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज वीकेंड भी है और खूब सारी शादियाँ भी होंगी वीकेंड पे और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी होगा, फैमिली गेट टुगेदर भी होगी। लेकिन चूँकि रात के औकात में ठंड ज़्यादा हो जाती है तो एहतियाती तदबीर जो हैं वो लाजमी अपनाएं। और बच्चों को ख़ास तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, तो बच्चों को ख़ास तौर पर अच्छी तरीके से कवर करके कहीं भी अगर आपने बाहर जाना हो तो जाएं। मौसम की सूरत हाल आज कैसी रहेगी आपको बताते चलें। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 19 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 बजे 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज वाबडा टाउन और उससे मुल्हिका इलाकों में बिजली बंद रहे। एक्सटेंशन का काम हो रहा है वाबडा टाउन। इस तामीराती काम की वजह से आज और कल शहरियों को जहमत उठाना पड़ेगी और बिजली जो है वो बंद रहेगी। इवेंट्स की तरफ चलते हैं अब, और इवेंट में सबसे पहले हमारे पास इवेंट है स्क्रीनिंग ऑफ ब्यूटी बाइट्स बीस्ट डॉक्यूमेंट्री अलहमदा आर्ट सेंटर, इसका वेन्यू है और टाइमिंग है दोपहर 2:30। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, गैस कनेक्शन के लिए 77,000 शहरियों की सुनी गई। जून 2014 तक दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रज़ा खरल और कैसर खोकर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी सुई गैस कनेक्शन के हवाले से है। गैस कनेक्शन के लिए 77,000 शहरियों की सुनी गई है। जून 2014 तक दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी 2 साल का अरसा तकरीबन रहता है, क्योंकि 2014 की बात हो रही है और यहाँ पर 2016 भी ख़त्म होने जा रहा है। इस पर मैं आपका कमेंट ज़रूर लूँगी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रज़ा भाई, आपकी तरफ आऊँगी। गैस कनेक्शन के लिए 77,000 शहरियों की दरख्वास्तें मंजूर हो गई। इस लिहाज से खुशाइंद है कि एटलीस्ट वो दरख्वास्तें जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं था कि कबूल भी होंगी या नहीं, वो कबूल तो हो गई। अब ये है कि इसको गैस कब मिलना शुरू होती है, इनको कनेक्शंस कब जारी होते हैं, ये एक आगे तशरीह तलब मसला है। लेकिन ये है कि शहर में किल्लत जो गैस की है उसको पूरा करने के लिए भी हुकूमत को अपने इक़दाम करना होंगे। सिर्फ कनेक्शन पास कर लेने से जो है गैस मुहैया नहीं हो जाती, क्योंकि जो पहले बहुत सारे कनेक्शंस हैं, लाखों जो कंज्यूमर्स हैं, वो दिन के अक्सर औकात में गैस की किल्लत का रोनार होते हैं और वो गैस मुहैया नहीं हो पाती। ख़ास तौर पर जिनके दफातर में जिन्होंने जाना है, अगर सुबह के वक्त गैस मुयसर नहीं है तो फिर खाना कैसे पकना है बच्चों के लिए क्या कोई तैयार होना है, ये चीज़ें हैं ऐसी। तो मेरे ख्याल में कैसर खोकर साहब ख़ुद इस शहर में रहें और फेस करते हैं जब गैस की किल्लत होती है, तो इसमें अगर और कंज्यूमर्स डालेंगे तो आप ये जानें कि एक ही अनार है और बीमार ढेर सारे हैं, तो फिर कहाँ वो इलाज पहुंचेगा। खोकर साहब, 77,000 की तो सुनी गई, लेकिन अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके इस हवाले से बड़े ये अफसोस की बात है कि ये जो 77,000 की सुनी गई, ये 2014 से पहले का इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। और ये बड़ी पैथेटिक बात है, जबकि गैस, बिजली, पानी, हेल्थ,
एजुकेशन, ये लोगों की बुनियादी जरूरत है, उनको लाजमी तौर पर मिलनी चाहिए और स्टेट को लाजमी तौर पर उनको देनी चाहिए। अच्छा, उस दिन एमडी साहब मेरे प्रोग्राम में भी आए थे तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और गैस सब्सिडाइज कीमतों पर शहरियों को दी जाती है, तो कंपनी प्रॉफिट में जाना तो बहुत दूर की बात, हर दफ़ा गवर्नमेंट से जो है वो मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि अब सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि देहातों में भी गैस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि आप उस चीज़ों को बेहतर कर सकें। जी बिल्कुल, इसका हाल ये है कि गवर्नमेंट मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करे। अगर गवर्नमेंट के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इस सिलसिले में क्यों अफगानिस्तान, ईरान या दूसरे मुल्कों से, सेंट्रल एशिया से गैस नहीं ली जाती, क्योंकि वो मुल्क देने के लिए भी तैयार है। खास तौर पर ईरान ने तो पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो है ना गैस की पाइपलाइन बिछा भी दी है। अब पाकिस्तान आगे अपने बॉर्डर लाइन के आगे जो है ना गैस की पाइपलाइन बिछा नहीं रहा। पाकिस्तान क्यों नहीं बिछा रहा? पाकिस्तान ले और सस्ती गैस है, मिल दे, और हमें जहां से भी सस्ती, अगर हम आलू इंडिया से खरीद सकते हैं, टमाटर इंडिया से खरीद सकते हैं, तो हम ईरान, अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से गैस क्यों नहीं ले सकते? और दूसरा ये कि गैस एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, आपका घर नहीं चलता। लेकिन अगर आप अब देखिए आपका कल को ये है कि अब ये एक मोबाइल सेट है, इसके बगैर बंदा नहीं रह सकता, एक कन्वीनियंस के बगैर बंदा नहीं रह सकता, बिजली के बगैर नहीं रह सकते, आप पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो क्या आप उसके मुतबादल जो आप ज़रा इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये तो आपको देनी पड़ेगी। अगर बिजली पाकिस्तान में नहीं मिलती, आप इंडिया से बिजली लेते हैं, तो आप दूसरे मुल्कों से भी बिजली। लेकिन अगर गवर्नमेंट आगे से ये मौके इख्तियार करती है कि फिर सब्सिडाइज कीमतों पर वो गैस फराहम करना मुमकिन नहीं रहेगा, जैसे अब कतर से जो LNG का मंसूबा शुरू हो चुका, जो इंडस्ट्री को दी जा रही है, उसकी कीमतें आम जो इस्तेमाल घर में जो लोकल ज़खायर इस्तेमाल किए जा रहे हैं गैस के, उससे ज़्यादा है, और रेजिडेंशियल साइट पर उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो फिर इसको किस तरह से? जी बिल्कुल सीमल, ये मसला है कि प्लानिंग ना होने का, ये मसला है कि आपकी तवज्जो नए रिसोर्सेज की टैपिंग की तरफ ना होने का। ये ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के अथॉरिटीज़ भी कायम है, सब कुछ है, ओगरा भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप गुज़श्ता 50 सालों में हमने कभी ये भी सुना है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम प्रॉपर एक पॉलिसी के तहत शिफ्ट कर रहे हों? जब हम नहीं करेंगे तो उन्हीं रिसोर्सेज पर हमें डिपेंड करना पड़ेगा जो जल्दी तेज़ी से कंज्यूम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। ज़ेर ज़मीन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो पाकिस्तान में पहले ही कम है और जो हैं वो भी खर्च हो रहे हैं, तो आपने इस दौरान में सोचना था कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और हो सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल से हट क्यों। यहाँ पे तो हालात ये हैं खोखर यानी आप सोलर की तरफ जाएं, आप विंड एनर्जी की तरफ जाएं, और आप इस तरह की अल्टरनेट की तरफ जाएंगे तो फिर ही आपका मतलब बायोमास की तरफ जाएं, बायोगैस की तरफ जाएं, तो फिर ये अब ये मैं हैरान होता हूँ कि देहात में भी जब गैस, जहाँ पे पहले आपने कन्वर्ट कर दिया लोगों को लकड़ियों से इस पे गैस पे, अब गैस आपके पास है नहीं, कन्वर्ट आपने कर दिया, डिपेंडेंस आपने पैदा कर दी उनकी भी कि वो गैस पे हो जाएं, तो आपने गैस मुहैया नहीं करनी, तो फिर वही होगा कि जंगलात भी नहीं होंगे और आपके पास गैस भी नहीं होगी। तो आपने रिन्यूएबल एक वसी ज़ख़ीरा पाकिस्तान के पास मौजूद है, दुनिया की 7वीं बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में एक चीज़ बायोमास भी आती, बायोगैस भी आती है, ठीक है, तो आप उसको पॉपुलर किया है। अब हमारा चूंकि कंसर्न है डायरेक्टली लाहौर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, तो मैं ये कहता हूँ कि जो एक एनर्जी डिपार्टमेंट कायम किया गया था सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम एनर्जी डिपार्टमेंट के ज़रिए से जो पंजाब के अंदर एनर्जी की कमी है उसको पूरा करेंगे, क्या वो हुआ है? अब मसला ये है कि हम रोला भी डालेंगे, हम इन 77,000 लोगों के लिए गैस की बात भी करेंगे और जो बाकी मानदा है उनके लिए भी करेंगे, लेकिन मसला ये है कि एक अनार है और बीमार जो हैं वो 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। कोकर साहब, 6 माह में 29,400 सारिफीन को गैस के कनेक्शन फराहम कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है, जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे, कि अगर मोहलनवाल से गैस निकलती है तो वहाँ के इर्द गिर्द के इलाकों में तो प्रेशर बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही वो लाहौर की दूसरी साइड पर जाना शुरू होगा, जिसमें बंद रोड का इलाका है, GT रोड का इलाका है, जिसमें हरबंसपुरा दरोगे वाला का इलाका आता है, वहाँ जाते जाते प्रेशर बहुत कम होता जाता है। सुई गैस कंपनी के पास इतने तो ज़खायर है नहीं कि वो उसको कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके। मैंने अर्ज किया कि इसके लिए मुतबादल जो वसाइल हैं वो तलाश किए जाते हैं। आप गैस से, आप अफगानिस्तान से, आप ईरान से, सेंट्रल एशिया से, कतर से, जैसा कि आपने फरमाया, क्यों गैस नहीं लेते अगर ऐसी सूरत हाल है? दूसरा ये कि जो सारफ होता है उसका काम जो होता है वो सिर्फ बिल देना होता है, उसका ये काम नहीं होता कि वो प्रेशर इधर से कम हो गया, वो फॉल्ट हो गया, वो प्रेशर लोड शेडिंग हो गई है। ये इनकी अपनी सुई गैस महकमे की मैनेजमेंट है, वो बेहतर करे, अपनी प्लानिंग बेहतर करे, अपनी सप्लाई और डिमांड की लाइन को जो है वो सुई गैस के महकमे की ड्यूटी है कि वो पूरी करना, ना कि एक सारफ की ड्यूटी है। सारफ के इस बात से क्या तल्लक है?
सार्फ का तो ये काम है कि वो एक बटन दबाए और उसका गैस आ जाए, उसके बाद बिजली का गैस का महीने का बिल दे दे, ये उसका ये काम है। ये सुई गैस महकमे की अपनी नहली है, अपनी इनएफिशिएंसी है, इतनी अपनी उनकी इनकम्पिटेंसी है कि वो इस तरह के हालात जो है ना वो पैदा हुए हैं। और जब आप देखें अगर इस तरह फिर चलते जाएं तो 15 साल बाद तो पाकिस्तान में गैस के जराए जो है ना वो गैस की जो है बंद हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब है कि गैस आप लोगों को देना बंद कर देंगे, लोग गैस लोगों को गैस मिलेगी नहीं। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आपको कतर से, ईरान से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, दुनिया के किसी भी मुल्क से आपको गैस मिलती है वहां से ले ताकि यहाँ पर उस कमी को पूरा किया जा सके। सवाल पहले उठाया था एक ये कि क्या वो रेट, अब हम बात इस पे मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी कि क्या हुकूमत के लिए पॉसिबल रहेगा कि वो फिर उतनी ही सब्सिडी जो अभी दे रहे हैं वो दे, या सारिफीन के ऊपर उससे बोझ पड़ेगा? इस पर बात करेंगे। और अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और गैस कनेक्शंस की हम बात कर रहे थे। मैं बात को समअप करना चाहूँगी, लेकिन आप एक कमेंट करना चाह रहे थे कि फिर सवाल सब्सिडी के ऊपर खड़ा हो जाएगा कि क्या हुकूमत सस्ती गैस दे सकेगी? जी बिल्कुल, ये अब ये इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट्स पे हमें कमी लानी होगी। जितनी ज़्यादा इंपोर्ट्स करेंगे उतना ही नेशनल एक्सचेकर बाहर चला जाएगा और ऐसा ही होता रहा है। अब मसला ये है कि क्या हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनमें से हम क्या हल तलाश नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, और इसीलिए ये एक प्रोजेक्ट भी बना, मंसूबे भी बने और डिपार्टमेंट भी बना एनर्जी का, और उस सूबे के अंदर कम से कम इस चीज़ को हल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जी। अब हुआ ये था कि लाहौर का जिस तरह सॉलिड वेस्ट जो डंपिंग साइट्स हैं उनसे बिजली पैदा करना, कन्वर्ट करना, और उनसे घरेलू इस्तेमाल के लिए गैसेस वगैरह पैदा करना, ये सारा बायोगैस के अवेलेबल कुछ हालात तो बेहतर हुए ना रजा साहब। जैसे बताया गया, एमडी साहब उस दिन कह रहे थे कि इस दफ़ा इस विंटर सीजन में गैस लोड शेडिंग नहीं होगी, वो जो एक टाइमिंग मखसूस कर दी जाती थी वो नहीं की जाएगी। फिर सीएनजी जो है वो अब इफेक्ट नहीं करेगी उसको, वो भी ओपन रहेगी। इंडस्ट्री को महंगी गैस दी जा रही है, लेकिन चूंकि वो एक बिल्कुल एक्सपोर्ट वाली गैस इस तरफ आ रही, इम्पोर्ट वाली गैस इस तरफ आ रही है जो कतर से ली गई, तो वो एक सिलसिला अलग हो गया। तो कम से कम गैस आती रहेगी, अब उसको बेहतर कैसे करना है ये इनको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये आप यूएसए में भी होके आए हैं और इधर उधर भी सारा दुनिया में। अब न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है कि 10% उसके जो एनर्जी नीड्स हैं वो वहाँ के सॉलिड वेस्ट से पूरी होती हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसी टेक्नोलॉजीज क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते जिससे वो जो गंदगी और ताफुन फैलता है उस ताफुन से जब हम ज़रूरियात ज़िंदगी पैदा कर लें तो कितना ही अच्छा हो, और फिर वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है आपके खेतों के लिए काम आए, वही चीज़ें जो है रिसाइकल हो के आपके से उनको इम्प्रूव करें और बेहतर करें, तो आप माहौल को भी बेहतर बनाएंगे और ये इन द लॉन्ग रन हमें इससे छुटकारा पाना होगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं रजा साहब। जैसे आपने कहा कि बाहर से अब रिसोर्सेज को लाकर करना पड़ेगा काम, वो कह रहे हैं कि अगर हम लोकली जो है वो अल्टरनेट रिसोर्सेज पैदा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, उसके लिए लोकली जो हो गए वो उसकी हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकेगी। वो एक 20% 30% तक तो चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिस तरह हमारी वो ज़राअत जो है ग्रो कर रही है, जिस तरह लाहौर के शहरों में दूसरे शहरों में गैस जो है ना वसी पैमाने पर जो है इसका जो है कंजप्शन भी बढ़ रही है। और आप सोचें अगर शहर लाहौर में ये हाल है तो फिर बाकी पंजाब में क्या सिचुएशन होगी? शहर लाहौर में इतने इलाके ऐसे हैं, मुज़ाफ़ाती इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस का प्रेशर इतना कम है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और 20 ऐसी मिसालें आपको दे देता हूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर भी रही हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप के नज़दीक तरीन 5 kg बायोगैस का मटेरियल मौजूद है तो आप 24 घंटे के लिए गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस, और अपनी एक घर की जिसके अफराद 5 के करीब हों वो आप अपनी एनर्जी रिसोर्सेज ज़रूरियात खाना पकाना अब मेरे ख्याल से ये हुकूमत के ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से जो है वो पॉपुलराइज किस तरह करता है। बिल्कुल सही। अगली खबर की तरफ चलेंगे। अली अकबर की खबर है, मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज से गली गली तिब्बी इमदाद मिलेगी और तुर्की के ताउन से ये मनसूबा तैयार किया गया। इस पर आपका कमेंट किया जरूर लेंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज अब गली गली तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम करेंगे। जी रजा भाई। जी बिल्कुल, ये एक नॉवल आइडिया है। इसको अगर देखा जाए तो ये वर्केबल होना चाहिए, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल सही हो। अब हम देखते हैं सरकारी मोटरसाइकिल, तो खोकर साहब सरकारी पुलिस का नंबर प्लेट लगा होता है
और उसको बच्चा चला रहा होता है। ये समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों होता है कि पुलिस का नंबर प्लेट वाला मोटरसाइकिल होता है, होंडा 1 to 5 होता है, जो कि होना पुलिस के पास चाहिए, मुहाफिज के पास चाहिए, लेकिन घर का कोई फ़र्द कोई बच्चा चला रहा हो तो आपको यकीनन ये उसका मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी होता है। हमें यही डर है कि ये एम्बुलेंसेस भी आएंगी तो एम्बुलेंसेस पे डॉक्टरों की और इधर उधर का काम होता रहेगा। ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस जो हैं उनके चौकीदार जो हैं उनका लेकिन अगर ये रेस्क्यू के अंडर आएंगे और रेस्क्यू डिपार्टमेंट इसको जो है वो सॉर्ट आउट करेगा तो फिर मेरे ख्याल से ये एक एडिशन होगी और ये हेल्प आउट होगा रेस्क्यू 1112 को भी, क्योंकि बहुत ऐसे इलाके हैं, गुंजानाबाद इलाके हैं, तंग गलियां हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती और फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से और जिस तरह की ट्रैफिक चल रही है उस हवाले से भी ये काफ़ी फिजिबल होगा। खोकर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ऐसे ही खास तौर पर अंदरूनी शहर के जहां पर एम्बुलेंस 1122 नहीं पहुंच सकती तो वहां पर ये बड़ी अच्छी सर्विस है कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस जाएगी। ये खास तौर पर अंदरूनी शहर के लिए बड़ी मुफीद होगी। इसके लिए ये है। दूसरा, जिस तरह हमारे लाहौर शहर में ट्रैफिक बंद होना शुरू हो गई है, ट्रैफिक की वजह से तो लोगों का दूर की बात एम्बुलेंस का गुजरना जो है नामुमकिन हो गया है। और जब भी किसी सड़क पर जाएं तो ट्रैफिक बंद और एम्बुलेंस जो ना वो सायरन बजा रही होती है। तो अब ऐसे हालात में जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुफीद होगी और ज़्यादा उसकी वो एक्सेसिबिलिटी होगी और ज़्यादा वो मनूवरी अभी इस प्रोजेक्ट को पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा, वहाँ पर मंजूरी के बाद जो है ये नाफिजुल अमल होगा। जी बिल्कुल। और दूसरा ये भी कासर साहब जिस तरह से बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ कि ये फिर इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किस किस्म का मरीज इस एम्बुलेंस पे जो मोटरसाइकिल वाली ले जाया जा सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर अगर मरीज ही लागर है और एम्बुलेंस जो है आपकी मोटरसाइकिल है तो फिर एक और एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी वो कैसे लेके जाएंगे तो ये अच्छा। ये बहुत आइडियल है। आइडियल मुल्क में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे तो ये लेकिन अभी तक चूंकि ये तुर्की के ताउन से बनाया जा रहा है तो अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स में तुर्की ने हेल्प आउट किया है वो अच्छा मंसूबा रहा है और उससे शहरियों को फ़ायदा जो है वो पहुंचता रहा है। तो मेरे ख्याल से कि अगर इस पे इसी तरह से अमल दरामद शुरू हो जाए, ये जो शऊर है ना, एजुकेशन, ये भी ज़रूरी है कि एम्बुलेंस को रास्ता दो। ये दुनिया भर में एक मिसाल है और प्रायोरिटी बेस पे होता है और क्रिमिनल समझा जाता है कि अगर आप रास्ता नहीं देते एम्बुलेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी प्रैक्टिस देखी है खोकर साहब, सड़क पे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। वो बेचारे आगे गाड़ी वाले क्या करें जब आपको साइड वाली लेन में जगह लेकिन ये भी एक होता है कि अगर खाली एम्बुलेंस कहीं जा रही है, किसी ड्यूटी पर नहीं जा रही, तो उनको भी चाहिए कि वो हार्न ना बजाए। क्योंकि मैंने कई दफ़ा ऐसा भी नोट किया है कि वो किसी ड्यूटी पर जो एक तो होता है ना एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने के लिए जा रही होती है, वैसे ही रूटीन में अगर वो एम्बुलेंस वाला कहीं जा रहा है, पेट्रोल डालने जा रहा है या कहीं घर अपने जा रहा है ड्यूटी छोड़कर, तो वो भी एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती है कि जब एम्बुलेंस गुजरती है और रास्ता भी उसे मिल जाता है तो पीछे जो साथ वाली लेन वाले होते हैं वो भी एम्बुलेंस के पीछे हो जाते हैं, जो उससे बड़ा क्राइम है। इखलाकी तौर पर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सूरत हाल को और आप ट्रैफिक में खलल का बायस बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर एम्बुलेंस को ही सिर्फ जाने दें और बाकी उसी तरीके से ट्रैफिक चले तो फिर सही है। और मेरे ख्याल से अगर ये मंसूबा नाफिजुल अमल हो जाता है तो फिर इससे बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि घरों में जाकर तिब्बी इमदाद फराहम करना मोटरसाइकिलों पर कदरे आसान रहेगा, बेहतर रहेगा। ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स जिनको लेट कर जाना है अस्पताल तो उनके लिए तो आपको मेन एम्बुलेंस ही चाहिए होगी, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसे इलाके में होती है जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती तो उसमें ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस जो है वो बहुत हद तक हेल्प आउट करेगी। एक और सिमल जो मसला है दरपेश है जो इस शहर को, वो ये है कि अगर वाक़या होता है महमूद बूटी के पास भी तो एम्बुलेंस सायरन बजाती या प्रायोरिटी होती है कि वो म्यू हॉस्पिटल में ही पेशेंट आए। वो नवाज शरीफ हॉस्पिटल भी रास्ते में है, कोट ख्वाजा सईद में भी है, इधर उधर भी हॉस्पिटल्स हैं कि उनकी सर्विसेज इतनी हाईलाइट और इतनी अच्छी हों कि ये इतना फासला कम किया जाए, हॉस्पिटल का और पेशेंट का फासला कम से कम। इसको भी ट्रेनिंग में बाकायदा शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर एम्बुलेंस वहाँ से चलेगी माल रोड तक पहुँचते और हॉस्पिटल पहुँचते 1 घंटा तो वैसे ही लग जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इसकी एजुकेशन की भी ज़रूरत है और इनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और फिर उन हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है कि जो दूर दराज के इलाकों में है, कंजेस्टेड एरियाज़ में है, जहाँ पे वाक़ हो तो फिर मरीज़ को भी वहीं पे लाया जाए, ना कि मरीज़ जो है वो वहाँ से जनरल हॉस्पिटल के लिए लाया जाए और वो जनरल हॉस्पिटल तक पहुँचते कई उसे रोड से गुजरना होगा, कई रास्तों से होते हुए जब पहुँचेगा तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल सही, ये सिलसिला
जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अगली खबर हमारी है जी सब्ज़ाज़ार गुलशन रावी में छापा मारा गया कल और 2 गैर कानूनी दवासाज फैक्ट्रियां जो हैं वो सील कर दी गई हैं और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शौकत वहाब की सरबराही में ये छापा मारा गया। और रज़ा भाई बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस भी देखने में आ रही है कि इतनी गैर कानूनी दवासाज कंपनियां और फैक्ट्रियां जाली अद्वियात जो तैयार कर रही होती हैं वो बन चुकी हैं, उसी मुनासबत से छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये मशरूम की तरह बढ़ती ही जा रही है, कंट्रोल नहीं की जा रही? नहीं, मैं ये कहता हूँ जाहिद चौधरी साहब की जो खबर है बड़ी जानदार है और इसमें एक चीज़ जो वाज़ेह है कि वो एक ऊपर नीचे छापे पड़ रहे हैं। पहले ये होता था कि ये रिपोर्ट ही नहीं हो पाती और फिर जाली और असली में डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाता था, फ़र्क ही नहीं पता चलता था कि जाली कौन है और असली कौन है। सब चल रहे थे और बगैर रुकावट के और बगैर किसी रोकथाम के सारा धंधा चल रहा था। अब ये धंधा जो है इस पर नज़र आ गई है मुताल्लिका महकमों की भी और मीडिया की भी। अब ये जहाँ भी होगा ये नैब होता चला जाएगा और चांसेस यही है कि जब सरेआम होना शुरू हो जाता है और या बरसरेआम चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त उन्हें रोका भी जाना जो है मुमकिन हो जाता है। पहले जब छुपी रहती हैं पता नहीं चलता कि कहाँ ये प्रॉब्लम है। अब इस बीमारी का पता चल गया है कि ये बीमारी बहुत सारी बीमारियों का बायस बन रही है। अगर जाली अद्वियात हैं या ऐसी अद्वियात हैं जिनका केमिकल्स ही जाली हैं, गलत जगह पे हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कंड्यूसिव माहौल ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर ये दवाइयाँ तैयार होती हैं तो फिर ये मुज़र सेहत हैं और उस बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारियाँ फैलाने का बायस बनती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर जैसे वो टाइनो सिरप वाला वाक़या हुआ था, आपको याद होगा शाहदरा के इलाके में, तो कितनी अमवात हो गई थी। तो ये भी एक तरह का कत्लेआम जेनोसाइड ही होता है। अगर किसी इलाके में आप दवाई सही और अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं सेहत याब होने के लिए, यहाँ पर तो मौत जो है वो बांटी जा रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले तो ये आइडिया ही नहीं था कि जाली अद्वियात हैं या असल अद्वियात हैं। अब कल कलंदरी दवा खाने पर छापा मारा गया है, मुख्तलिफ अमराज की जाली अद्वियात वहाँ पर तैयार की जा रही थी। कोकर साहब बिल्कुल ठीक बात है, क्रैकडाउन शुरू किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। कल सब्ज़ाज़ार और गुलशन रावी में छापा मारा गया। क्या इसका फॉलोअप होना चाहिए कि दोबारा से ये फैक्ट्रियां जो हैं वो ना बन सके दोबारा से? इस हवाले से एक तो सबसे अहम बात यह है कि एक कानून साजी होनी चाहिए, जो कि कानून साजी नहीं है। अगर कोई कानून है तो बहुत कमज़ोर है और इतना सुकूम उसमें मौजूद है कि जो जाल साजी दवाई करता है अगले दिन वो उसकी ज़मानत भी हो जाती है, उसको जुर्माना देकर वापस भी आ जाता है, उसी तरह वो दोबारा दवाइयाँ बनानी शुरू कर देता है। एक तो इस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लेजिस्लेशन, और इस पर सख्त तरीन सजाएं, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब ने तजवीज़ भी किया हुआ है, ऑर्डर भी लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया हुआ है। इस पर एक तो वो प्रोसेस जो शुरू है, ऑलरेडी शुरू है, वो प्रोसेस जो है जल्द मुकम्मल होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारी जो मैकेनिज्म है, ये ड्रग इंस्पेक्टर जो है, इनका मैकेनिज्म जो है इसका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें इतनी इनकी तादाद, मैन पावर, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इतनी इनकी होनी चाहिए ताकि कोई जो है इस तरह का धंधा बकरुआ धंधे में शामिल ना हो सके। एक दूसरा जो हुकूमत पंजाब ने एक हेल्पलाइन भी इस हवाले से कैंप कर दी है कि जो उस पर इतला देगा उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और फिर उस कार्रवाई की जाएगी। और ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है उसकी सरबराही में एक टास्क फोर्स भी बना दी गई, उनकी चेयरमैनशिप में, जो छापे मार रही है, कर रही है पूरे मुल्क में। इससे कम से कम ये है कि एक लोगों को एक शऊर तो मिला है। असल बात ये है, वरना ये होता था आपको मैं आपको बताऊं कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ हुसैन हैं थे, वो फोत हो गया, वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे, खाते रहे। जब वो लंदन में टेस्ट कराने के लिए गए, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके टेस्ट तो यहाँ अस्पतालों में होते नहीं हैं, यहाँ 100 अरब रुपया सालाना जो है बजट अस्पतालों पर लग जाता है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब जो है ना उसके बावजूद अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए लंदन में जाते हैं। तो हमें बताया कौन से अस्पताल वज़ीर आला ने बनाया है जहाँ हम भी अपना टेस्ट करा लें। इतने फिर अगर हेल्थ के अस्पताल बंद कर दे फिर क्यों ये अस्पताल खोले हुए हैं? अच्छा, तो वहाँ पर जब चौधरी अल्ताफ हुसैन लंदन में गए तो वहाँ पर वो दवाइयाँ बताई कि सर मैं डॉक्टर साहब को ये मैं दवाइयाँ खाता रहा हूँ। जब वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराएंगे तो पता चला ये तो दवाइयाँ का इस मकसद के लिए इनके अंदर वो जो एक होता है ना वो बीमारी का इलाज करने की सलाहियत वो नहीं, ये तो जैली दवाइयाँ है और वो ऐसे खाते रहे, इलाज करते हैं अपने, और दवाइयाँ भी फजल दीन से ली। इस यहाँ तक ये हालात। अच्छा, एक और मसला जिसकी तरफ तवज्जो। अच्छा, अब जैसे कल मुकदमा दर्ज हो गया, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार हो गया और जितने भी छापे मारे जाते हैं उसमें ये होता ही है, लेकिन क्या किया जाए? वो खोखर साहब की बात भी ठीक है कि अगले दिन वो बेल आउट हो जाते हैं, वो एक यूनिट सा होता है छोटा सा, वो उठा के वो कहीं और ले जाएंगे, गंदगी उन्होंने एक जगह फैलानी है, वो दूसरी जगह दोबारा शुरू कर लेंगे। ये भी एक मसला है कि एक तो फॉलो अप नहीं है और फिर वही अंडर स्टाफ्ड होने का रोना जो मुताल्लिका महकमे करते हैं।
और तीसरा ये है कि जो हमारे सामने सबकी आंखों के सामने एक जुर्म हो रहा है और बहुत सारे मीडिया हाउसेज भी उसमें कहीं ना कहीं शरीक हो जाते हैं, वो ये है कि एक जाली अमल या एक हकीम है या एक होम्योपैथिक के नाम पे दवाइयाँ बेचे जा रहा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर बेचे जा रहा है और बग़ैर रजिस्ट्रेशन के, बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर सब कुछ के। और वो होता क्या है कि वो ऐसी जहरें होती हैं कि जो इंसान में सरायत कर जाती हैं और किडनीज़ को इधर उधर या इंसानी अज्जा को ख़राब कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं, मफलूज कर देती हैं। उनके ऊपर भी पूरी होनी चाहिए और ऐसी प्रमोशन जहाँ जहाँ होती है उसको भी रोकना होगा। एक तरफ हम बेशुमार ये बातें करेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये दवाइयाँ जाली हो रही हैं, लेकिन अगर कहीं किसी अखबार के पूरे सफ़े पे उन अद्वियात के आपको मिल जाएंगे, तशहीरी मुहिम मिल जाएगी, तो जो ख़रीदार हैं वो कैसे रोक पाएंगे? आप वो भी उस तरफ चले जाएंगे और एक्शन पड़ेगा और आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो इस हवाले से लेना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। और हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ब्रीफ कमेंट जो है वो यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के ऊपर भी लेना चाहूँगी। आज छठे रोज़ भी हड़ताल जारी है और मुसलसल जो है वो मुतालिबात सामने रखे जा रहे हैं। अभी जाहिद चौधरी साहब से भी हमने अपडेट्स ली थी, आज भी हड़ताल जारी है। सो क्या कैसे देखते हैं आप इसको कि अस्पतालों में आउटडोर में काम बंद है, बेचारे मरीज़ ख्वार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जब ये डॉक्टर्स बनते हैं तो बेतहाशा हुकूमत के ख़र्च होते हैं। एक तो तय है कि ये इन्हें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए और दूसरा ये कि इंटेलेक्चुअली अगर देखा जाए ये हम अस्यूम करते हैं ये जो मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले ये स्टूडेंट्स होते हैं जो जाके MBBS करते हैं, तो इन्हें यह भी सोचना चाहिए कि हम तालीम का अफलाह के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कहीं कदगन है, कहीं रुकावट है तो ये डिबेट में जाएं, बार बार डिबेट करें, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अपने मुतालबात पेश करें और फिर मुतालबात के लिए अपनी कन्विंस करें, कायल करें, ना कि आप डंडा उठा लें, ना कि आप जो है वो ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जो आपके अपने पेशे की नफी करता हूं। बिल्कुल सही, आपके सामने सिर्फ ये कहूंगा कि ये यंग डॉक्टर की ब्लैकमेलिंग है। अगर 4-5 रिपोर्टर जो है या जाहिद चौधरी साहब जैसे साफी इनको अहमियत देना बंद कर दें, इनकी खबरें हाईलाइट करना बंद कर दें, तो ये इनकी बदमाशी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। साहब एक एसोसिएशन है वो अपने मुतालिबात रख रही है और बहरहाल आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उनकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर नहीं सकते इनको मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिलनी चाहिए। ये मीडिया की इतनी कवरेज मिलती है तो ये आकर करते हैं, इनको मीडिया को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानेगा, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। और आपको बताएंगे इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ CEO मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब एंड ग्राउंड मियां रिजवान साहब मौजूद हैं। फुटबॉल कल्चर क्या है और फुटबॉल एकेडमी से किस हद तक हेल्प आउट हो रहा है उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए और कहां कहां पर फैसिलिटीज़ कम पड़ रही हैं। और साथ ही साथ मैं ज़रूर ये डिस्कस करना चाहूँगी जो कोक 42 प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है और इसमें कैसे एक्साइटमेंट देख रहे हैं और ख़ुद भी मौजूद रहते हैं वहाँ पर। सो ये तमाम एक्टिविटीज़ को ये किस तरह से देख रहे हैं मियाँ साहब, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए। आजकल तो मसरूफियात आई एम श्योर ये कोक 42 फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से जारी है। 24 घंटे यही प्लान होता है जी, कल मैचेस कैसे होंगे, क्या होंगे, स्टाफ का अरेंजमेंट, बाकी लोगों का अरेंजमेंट। ये क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है ना जी, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ऐसा बड़ा इवेंट मैंने आज तक देखा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कोई भी नहीं। देखें ये मैं समझता हूँ कि एक मीडिया फैमिली है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ एडिशन हो गई है कि इसमें जो फुटबॉल फैमिली कि तकरीबन 700 प्लेयरों का इन्वॉल्व होना, मैं कहता हूँ ये हिस्ट्री बन गया पाकिस्तान में जो ब्रेकेबल नहीं होगी, जो कोई और इस ट्रेंड को फॉलो करने की शायद हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट जब आपके साथ शेयर किया गया, आपको बताया गया कि हम लोग इस तरह से, और फुटबॉल इज़ अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट कि आप क्रिकेट खेल लेते हैं, आप लड़कियों के लिए भी इवन गर्ल्स टीम भी बनाएंगी, आप बैडमिंटन खेल लेते हैं, लेकिन फुटबॉल को इन्वॉल्व करके पूरा उसको एक टीम बनाना बाकायदा और जोश और जज्बे के साथ खेलना, ये फिर आपका आइडिया, आपको ये कैसा लगा? देखिए जो फुटबॉल है ये जो फुटसॉल स्मॉल ग्राउंड में होता है कि एक तो जो जितने भी हम हैं सब जॉब्स करते हैं और उसमें टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 11 साइड खेलना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए फिटनेस चाहिए, टाइम चाहिए। लेकिन ये जो फुटसॉल है ना, इसमें तो आप 50 मिनट का हाफ होता है, इसमें इजी मैनेज होता है खेलने के लिए, वो आसान भी रहता है और मज़ेदार भी रहता है। आसान रहता है और इसमें ये होता है कि किसी को खेलना भी नहीं ना आएगा, वो भी इन्वॉल्व होता है इसमें, वो भी खुश होता है, वो भी गिरता है, उसे चोट भी लगती है, इंजॉय भी करता है वो।
तो वो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चल ही रही होती हैं। अच्छा, शुरू दिन से जब से ये मैचेस शुरू हुए आप देख भी रहे हैं, आप उसको समझ भी रहे हैं। और आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि हर एज का जो शख्स है वो टीम का हिस्सा है और वो खेल रहा है और वो बड़े मज़े से खेल रहा है। देखिए जी, एज के अलावा हर कैटेगरीज, उसमें कोई CEO भी है, कोई डायरेक्टर भी हैं, ठीक है ना जी, उसमें कोई डिफरेंट हर डिपार्टमेंट के वो हैं लोग। देखिए मैं समझता हूँ कि 60-40 उन्होंने तमाम लोगों को एक ही सब में खड़ा कर दिया है, हर एक को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, जी आप खेलें, एंजॉय करें। और यही वजह है कि जब से इवेंट शुरू हुआ है, जो लाहौर के जो फुटबॉलर हैं वो कह रहे हैं कि आपने क्या कर दिया फुटबॉल में, इतना आपने चेंज डाल दिया है। कोई जो ओपनिंग हुई है ना इसकी, वो एक जस्ट लाइक जिस तरह वर्ल्ड कप की ओपनिंग होती है। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये एक्साइटमेंट जो है वो आपको हेल्प आउट भी करती है कि आप अपना, जब दिमागी तौर पर आप फ्रेश हो जाते हो तो फिर आप अपना 100% जो है वो काम में डालने की कोशिश भी करते हो। इस पर भी मज़ीद बात भी करेंगे। वेलकम बैक नाज़न। हमारे साथ CEO मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब एंड एकेडमी मौजूद हैं मियां रिजवान साहब। उनसे हम बात कर रहे हैं जो अभी सिटी 42 की जानिब से टूर्नामेंट जारी है। रिजवान साहब, इस दफ़ा गर्ल्स टीम भी बनाई गई एक्सक्यूज़ मी। कैसा पोटेंशियल देखा आपने कि वो लड़कियां जो मीडिया में रिपोर्टिंग करती हैं, एंकरिंग करती हैं, प्रोडक्शन में है, कॉपी में है, किसी भी फील्ड में है, मीडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में, वो मिलकर खेल रही हैं, और कैसा देखा आपने? देखिए जी, जब इवेंट से पहले जब वो ट्रेनिंग करने आई ना मेरे पास, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये, मैं भी उसमें शामिल थी, आप भी शामिल थी, और मैं हैरान रह गया कि ट्रेनिंग कैसे करेंगी, ये कभी फुटबॉल भी नहीं खेला है तो कैसे मैचेस करेंगी, ये खेलेंगी, ट्रेनिंग कैसे करेंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि ट्रेनिंग आप लोग कर रही, तो मैं बड़ा खुश हो गया। वाकई इसमें कोई ना कोई इन स्पोर्ट्समैन मुझे नज़र आई हैं, काफ़ी लड़की हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई गेम खेलती रही हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो गर्ल्स हैं इनको अब आगे आना चाहिए स्पोर्ट्स में और आगे आना चाहिए। इस टूर्नामेंट से भी आगे आना चाहिए। टूर्नामेंट के बाद प्रॉपर एक टीम बननी चाहिए। बट आई मस्ट से कि फुटबॉल इज़ अ वेरी टायरिंग गेम। मतलब उस वक्त आप खेल रहे होते हैं और आपको वो एक पोटेंशियल भी होता है, जोश भी होता है, पैशन भी होता है कि जीतना है या टीम के साथ कॉम्पीट करना है, लेकिन उसके बाद जो हालत होती है आपकी, थकावट का लेवल जो है वो कहीं और ही होता है। ठीक कह रही है। इसमें देखें, फुटबॉल कोई इजी गेम नहीं है, इट्स अ वेरी टायरिंग गेम, टफ गेम है, और इसमें आपको स्टैमिना रिक्वायर्ड है, इसमें आपकी स्किल इम्प्रूव होनी चाहिए, इसमें फिटनेस होनी चाहिए इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इवेंट में जो ये जितना बड़ा इवेंट है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें से शौक़ है। किसी ने देखा कि मैं हैवी हूँ या मैं स्लिम हूँ या मैंने फुटबॉल कभी नहीं खेला, लेकिन जितने भी ये मैचेस हो रहे हैं, जितने वो खेल रहे हैं, इन सब शौक से खेल रहे हैं, ये शौक से खेल रहे हैं और बड़े मज़े से खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो खुद ब खुद फिर आपकी वो सारी स्पिरिट्स जो हैं, वो स्पोर्ट्समैनशिप भी आ जाती है और फिर जोश भी आ जाता है, एक्साइटमेंट भी आ जाती है। अच्छा, जनरली अगर हम देखें तो फुटबॉल का लेवल आप क्या देखते हैं, किस तरह आम लोकली लोग जो हैं वो इसको इस वक्त खेलना चाहते हैं? हाँ जी, लेकिन अब इस वक्त जो प्राइवेट फुटबॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों ने अपने घरों में ग्राउंड्स बनाई हुई हैं, आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है स्मॉल साइड की। और लेकिन इस जो सिचुएशन है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, वो सबको बताया कि इस वक्त कोई केसेस चल रही हैं, कुछ स्टे आए हुए हैं, मसले काफ़ी इसमें हैं। लेकिन आई होप कि नेक्स्ट ईयर तक कोई ना कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फुटबॉल में गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे क्रिकेट ग्राउंड बन रही है, फुटबॉल ग्राउंड बननी चाहिए। अगर लाहौर में 9 टाउन है, हर टाउन में एक ऐसी फुटबॉल ग्राउंड बने, जैसे मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी ग्राउंड है, जिसमें हमारे मॉडल टाउन के लोग इन्वॉल्व हैं, जो रेजिडेंट इन्वॉल्व हैं। ऐसे हर जगह जितने भी टाउन है वहाँ ग्राउंड होने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो फीमेल्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, इजी उनकी अप्रोच हो, आए वहाँ खेलें, एंजॉय करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुनिया की खेल की दुनिया की अगर बात की जाए तो उसमें फुटबॉल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, कि बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंस मिलती है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है। इसकी क्या रीज़न समझते हैं? देखिए, इस पाकिस्तान में ज़्यादातर एक तो अब जो टेक्नोलॉजी, जो फैसिलिटी, जो अवेयरनेस यूरोप में है, अभी पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में वो स्पॉन्सर नहीं है। मैं समझता हूँ जो ये सिटी 42 जो इवेंट हो रहा है, इसमें जो कोक इन्वॉल्व हुआ है, ये एक फुटबॉल की प्रमोशन के लिए बड़ा एक अहम किरदार अदा सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि इसी तरह अगर स्पॉन्सर आएंगे, फुटबॉल इवेंट होंगे। जब सिटी 42 ने बुनियाद रख दी है फुटबॉल की, कि स्पॉन्सर
लेके आना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है, लेकिन पहले कुछ करना चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए हमें कि आइडिया होना चाहिए जिसको आप एक्सप्लोर जितना करेंगे वो उतना अच्छा होगा, तो स्पॉन्सर्स खुद बहुत इंटरेस्ट भी लेंगे इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, जो क्लब लेवल पर फुटबॉल मैचेस होते हैं जो खेले जाते हैं, कैसे उसको अरेंज किया जाता है, बच्चों का पोटेंशियल कैसा जो मैं लाहौर की बात करूँगा, अभी हमारे पास कुछ 65 क्लब्स हैं लाहौर के, और उनकी मुख्तलिफ ग्राउंड्स भी हैं, लेकिन ग्राउंड्स में वही बात आ गई ना, ग्राउंड्स की मेंटेनेंस के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। उसके अलावा जो क्लब्स हैं, क्लब को स्पॉन्सरशिप नहीं है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो खुद ही कंट्रीब्यूट करके बच्चों की यूनिफॉर्म मैनेज कर दी, उनके शूज़ मैनेज कर दिए, फुटबॉल मैनेज कर लिया। अब एक मैच के लिए एटलीस्ट 3 to 4,000 खर्च होता है एक मैच खेलने के लिए। अगर किसी ने सदर बाज़ार से या कैंट से मॉडल मैच खेलना है या ग्रुप मैच खेलना है, उनका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, उसके रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस होते हैं उसके, लेकिन वही बात आ गई, स्पॉन्सर के बगैर कुछ भी नहीं सकता ये। सही। आपको लगता है शहर में और जगहों पर भी इस तरह से फुटबॉल ग्राउंड्स बनने चाहिए, और इतना मुश्किल नहीं है? आपने खुद भी बोला कि ये कंपैरेटिवली बाकी खेलों की निस्बत छोटे ग्राउंड्स होते हैं, और मतलब उसमें आप जैसे अभी ये जो आपका मॉडल टाउन फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें एक वक्त में 4 पिचेस हैं जहाँ पर वो खेला जा सकता है। सो इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना। मुश्किल नहीं है, जो हमारी अकेडमी है हम तो 9 पिच बनाते हैं वहाँ, छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं पिच, कोई ऐसी बात नहीं है। जबकि लाहौर में अभी ये ट्रेंड शुरू हो गया फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए ग्राउंड्स लाजमी है, बेस तो हो ना। अब ग्राउंड्स नहीं होंगे बच्चे कहाँ खेलेंगे? अब स्कूल ले लें, अब लाहौर में 5 स्कूल मेन स्कूल्स हैं, उनमें प्ले ग्राउंड्स हैं, और बाकी जितने भी स्कूल हैं देखा जाए तो वो कोई 2 कनाल में है, कोई 3 कनाल में है, उनके प्ले ग्राउंड नहीं है। जबकि अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको परमिशन दें जिनके पास लैंड हो, इसके प्ले लैंड हो जहाँ बच्चे खेल भी सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चे जब आपके पास आते हैं यहाँ पर क्लब में इसका हिस्सा बनने के लिए, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से, या कभी आपने किसी स्कूल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप अपने बच्चों को जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए या कुछ एसोसिएशन या कोलैबोरेशन के साथ जो है वो कुछ काम किया जाए? हमारे पास जितने बच्चे हैं ना, सारे मुख्तलिफ स्कूलों के हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और उसमें हमने काफ़ी डिफरेंट पैकेज रखे हुए हैं। हमारे पास 40 to 50% बच्चे फ्री खेलती हैं। अच्छा। जिनको हम बेनिफिट देती हैं। तो हमारे जो एज सिस्टम है वो 3 to ऑनवर्ड हमारी एज है, और मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं हमने रखी हुई है। 3 साल के बच्चा फुटबॉल खेलता है? बिल्कुल, आपने देख ही लिया कि 3 साल बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, और बड़े टेक्निक के साथ, बड़े आर्ट के साथ वो खेलते हैं। मीडिया में आप देखें डेली मैचेस लगी होती हैं, यूरो कप दिखा रही हैं, फिर वर्ल्ड कप जब आता है उस वक्त एक बॉम्ब चलता है पाकिस्तान में फुटबॉल का, तो हर बच्चे के पास फुटबॉल रोड पर खेल रहा है, वो ग्राउंड में खेल रहा है फुटबॉल। तक इस ऐसे बंदों को मैनेज करना चाहिए फुटबॉल के लिए। अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझती? एक हेल्दी एक्टिविटी है, और कहते हैं कि खेल के मैदान आबाद हों तो अस्पतालों में थोड़ा सुकून महसूस किया जाता है क्योंकि लोग हेल्दी रहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं सोचा? नहीं, आगे बात बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसमें इतना रश है, इतना वहाँ पेशेंट है, अगर हम ग्राउंडों को बात करेंगे, क्लबों को बात करेंगे, तो हमारा जो ये हॉस्पिटल मामला है ये कम हो जाएंगे। ये वजह आप देखें ना, जहाँ जिन्ना हॉस्पिटल चले जाएँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ हज़ारों की तादाद में पेशेंट आए हुए हैं। यही वजह है कि हमारे प्ले ग्राउंड आबाद नहीं है। प्ले ग्राउंड आबाद होनी चाहिए। जैसे दुनिया में जहाँ भी जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट उनकी पूरी सपोर्ट करती है। बताएं आपको क्या चाहिए, हम देती हैं आपको। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ भी कल्चर आना चाहिए, जो लोग स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए आगे लेके आएँ, उनकी हेल्प करें जो वो डिमांड करती हैं। देखिए, बात यह है कि अगर माशरा अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में लोग गेम करेंगे, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है ना स्पोर्ट्स से। अब मेरे पास इतना बच्चा हो गया, अब 2 मेरे DHA में भी ब्रांची हैं। अच्छा। जो मैं DHA से मिलकर काम कर रहा हूँ वहाँ। तो अभी अब गवर्नमेंट हमें हर टाउन में एक ग्राउंड दे दे, हम हर टाउन में एक ग्राउंड, एक बच्चों का सेटअप बना सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जबकि इतने पार्क बना रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना जी, और प्ले ग्राउंड पर उनको चाहिए कि वो फोकस करें, प्ले ग्राउंड पे फोकस करें, ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू भी रहें, और बच्चों के लिए ख़ासतौर पर जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो कभी जिस तरह अभी सिटी 42 ने पूरी अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब में ये खेला जा रहा है वहाँ पे ग्राउंड में, सो कभी किसी स्कूल की तरफ से आपको ये इस तरह से अप्रोच किया गया कि हम अपना एक टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, या हम चाह रहे हैं कि वीकली बेसिस पर हमारे बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें? कोई ऐसी
इस तरह का? ऐसा हमने डिफरेंट स्कूल से हमने अप्रोच किया, हम मुख्तलिफ इवेंट कराते भी हैं वहाँ। उसके अलावा हम स्पेशल बच्चों भी काम कर रहे हैं। अच्छा, बाकायदा उनके हम डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, फुटबॉल का भी करती हैं, बाकी गेम भी करती हैं, क्योंकि मैं स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का मेंबर भी हूँ ना जी लास्ट 10 ईयर से। अच्छा, तो हमारे पास स्पेशल बच्चे भी आगे ट्रेनिंग लेते हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा, और उनको भी सिखाया उनको जाता भी है, उनको भी फुटबॉल करवा रही हैं हम। अच्छा, ये बड़ा होता है मियाँ साहब कि सीखने वाले फिर ज़्यादा हो जाते हैं, सिखाने वाले कम पड़ जाते हैं, क्योंकि चूँकि इतना प्रमोट नहीं किया गया इस गेम को। तो जो सिखाने वाले हैं, क्या वो हमारे पास मौजूद हैं जो बच्चों को, बड़ों को सिखा सकें, कोच कर सकें? देखिए, जितनी अब प्राइवेट स्कूल बन गए लाहौर में, उस लिहाज से हर प्राइवेट स्कूल में गेम्स होती हैं और उनके पास उन्होंने स्पोर्ट टीचर भी रखी हैं, अपने पर रखी हुई हैं जी। तो अब ये है कि मैं जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ, हम हर साल ना एक कराते हैं कोचिंग कोर्स, उसमें हम डी क्वालिफाइड कोच, सी फिर बी कराते हैं। उससे जो लोग क्वालिफाई होती हैं ना जी, उनको फिर हम आगे लेके आती हैं ताकि वो आगे बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। बिल्कुल सही। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका कितना रुझान है अगर ओवरऑल देखा जाए तो? बाकी डिस्ट्रिक्ट से क्या लाहौर आते हैं लोग खेलने, या लाहौर की टीम्स बदतरी ले जाती हैं, क्या देखिए, जो भी इस वक्त मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट होते हैं, उसमें अब फॉर मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में, अब लाहौर में टीमें भी आती हैं, लाहौर की टीमें बढ़ के भी जाती हैं। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां पर वो परफॉर्म कर सकें। और इसी के साथ रिजवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट जिसका हम सब हिस्सा हैं। एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये दोनों तरफ से जो है वो कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आई रियली होप कि आप बच्चों को हेल्दी बनाते रहें, फुटबॉल सिखाते रहें। मेरा मिशन है कि मैं लास्ट कोई 32 ईयर से यूथ पर काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी लाइफ ना ये फुटबॉल को दे दी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक नाम है फुटबॉल में, ठीक है जी। और बिल्कुल बिल्कुल मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।